हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ये है इसकी डिटेल वीडियो होगी। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, डेली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियोज। डियर फ्रेंड्स, यह है हमारा गुरुकुलम करंट अफेयर सीरीज़ का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुलम का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आज की इस डिटेल वीडियो में क्या कुछ है। शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, जल्दी हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स के नाम से लॉन्च होने वाला है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं इसमें क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यह है 10 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान रहा, यानी भारत कौन से स्थान पर रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 31वां, 33वां, 34वां, 35वां। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, और नहीं मालूम तो हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है और आने वाले अगले प्रश्न का आंसर भी इसी रिपोर्ट में होगा। तो ध्यान से देखिएगा। ये रिपोर्ट संक्षिप्त विवरण है और हेडिंग है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी। क्या कुछ है इस सूचकांक में, इस रिपोर्ट के अंदर देखिए। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 34वां स्थान रहा है, यानी भारत का स्थान जो है 34वां है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। देखिए, मतलब ये जो सूचकांक है, इसे ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है JLL। यह कंपनी इसे द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में करती है। यह आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, देखिए JLL, और इस सूचकांक का नाम है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। तो हर 2 साल में यह कंपनी करती है इसे। चलिए, वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 35 थी, 2016 में 36 थी और 2014 में 39 थी। इसके अलावा JLL के CEO और कंट्री हेड इंडिया नाम है रमेश नायर ने कहा कि वास्तव में इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ हम उन देशों में से एक हैं जिन्होंने सकारात्मक सरकारी समर्थन और पारदर्शिता के उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अधिकतम सुधार देखा है। विशेष रूप से भारत में पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय REIT ढांचे का एक बड़ा योगदान रहा है। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि इस सेक्टर में पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा सुधार हुआ है। देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आर्थिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। देखिए, ये जो श्रेणियाँ हैं कैसे बनाई गई है। जो शीर्ष के 10 देश हैं, यहाँ देखिए आप इस जगह शीर्ष के जो 10 देश हैं उनको उच्च पारदर्शी में रखा जाता है। 11 से 33 को पारदर्शी श्रेणी में रखा जाता है और हम 34 में हैं, तो 33 से भी आगे हैं, तो हम आंशिक पारदर्शी में हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सूचकांक में टोटल 99 देशों की रैंकिंग की गई और इनमें शीर्ष पर ब्रिटेन है। 1 नंबर पर ब्रिटेन बना हुआ है और इसके बाद में क्रम से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा देश शीर्ष 5 में शामिल है। यानी शीर्ष 5 देशों की बात करें तो नंबर 1 जो है ब्रिटेन है, और उसके बाद में नंबर 2 अमेरिका है, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 फ्रांस और नंबर 5 जो है कनाडा है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश चीन इस सूचकांक में 32 नंबर पर है, श्रीलंका 65 नंबर पर, पाकिस्तान 73 नंबर पर है। रियल्टी क्षेत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसे रेरा कहा जाता है, GST बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016, इंसोलेंसी एंड
बैंक्रप्सी कोड, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने अधिक पारदर्शिता लाई है। और यह कुछ साल पहले काफ़ी हद तक अनियमित क्षेत्र था, मतलब पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर में सुधार हुआ है रियल एस्टेट के क्षेत्र में। तो ये देखो इकोनॉमिक पर्सन है तो थोड़ा सा लेवल हार्ड जरूर है, आपने ध्यान से देखा होगा इस रिपोर्ट को। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको मालूम चल गया होगा। प्रश्न था अभी हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अगर आपने गौर से पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा भारत 34वें स्थान पर रहा है। चलिए इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पहले उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न। तो इस लेख को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आंसर दे पाएंगे। सही विकल्प आपने चुनाव करना है। दो कथन है आपके पास। कथन फर्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 35वां रहा है। दूसरा कथन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। अगर आपको लगता है पहला कथन सत्य है दूसरा असत्य है तो ऑप्शन ए लगाएं। अगर आपको लगता है पहला कथन असत्य है दूसरा सत्य है तो ऑप्शन बी लगाएं। दोनों कथन सत्य लगते हैं तो ऑप्शन सी लगाएं और दोनों असत्य लगते हैं तो ऑप्शन डी लगाएं। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, पहला जो कथन दिया हुआ है हाल ही में जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 35वां है, तो ये गलत है। भारत का स्थान 35वां नहीं है, 34वां है। और वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को कराती है, ये दूसरा सही है। तो पहला असत्य दूसरा सत्य, ऑप्शन नंबर बी आएगा। पहला कथन असत्य दूसरा सत्य। चलिए प्रश्न नंबर 3 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस लेख पर आधारित नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प का चुनाव करें, वही कथन वाला प्रश्न है। पहला कथन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। यानी फोबोस मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यहाँ के 2 चंद्रमा है आपको पता है। तो फोबोस की तस्वीर भेजी है। इसरो के अनुसार फोबोस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आ रहा है जिसे स्टिकनी नाम दिया है। मतलब अभी उसने फ़ोटो भेजी है और इन्होंने नामकरण भी कर दिया, और नामकरण क्या किया है, स्टिकनी किया है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में नज़र आ रहे जो गड्ढे हैं इनके नाम स्लोवास्की रोश गिल्ड्रिंग रखा गया है, इनके नामकरण कर दिए गए हैं। और पहला कथन था ये। दूसरा कथन है, इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के PSLV रॉकेट के जरिए मंगलयान का प्रक्षेपण किया था। तो आपको 2 कथन है, दोनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। चलिए हम बता देते हैं, पहला कथन भी बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है, और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार यानी कल की बात है को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कितने पुलों का उद्घाटन किया है, मतलब ऑनलाइन उद्घाटन किया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2, 4, 5, 6। इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम तो छोटी सी रिपोर्ट है वो देख लीजिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन किया। थोड़ा डिटेल से जानते हैं रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जम्मू कश्मीर में उसे IB कहा गया है, और नियंत्रण रेखा है LOC, और चीन वाली जो है वह भी देखिए यहाँ पर ये जो LOC वाली सीमा है यह हमारी पाकिस्तान से लगती है, और एक्चुअल कंट्रोल लाइन जो है वह चीन के साथ लगती है। तो यह LOC है वो LAC है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको दोबारा से पढ़ते हैं क्या कुछ है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB और नियंत्रण रेखा LOC के निकट स्थित संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में
सड़कों एवं पुलों की कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति का सूत्रपात करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो यह पिक्चर देख पा रहे हो जो मीटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो जो कितने पुलों की बारे में बात हो रही है, 6 पुल हैं। हमारा प्रश्न यही था। चलिए रिपोर्ट को आगे और पढ़ेंगे क्या कुछ है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इन पुलों का निर्माण का कार्य सड़क संगठन BRO ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। यह भी प्रश्न याद रखने वाला है कि जो सीमा पर पुल या सड़क बनाता है वो कौन बनाता है, तो BRO बनाता है, सीमा सड़क संगठन बनाता है। इसके अलावा कठुआ जिले में तरनाहा नाले पर 2 पुल और अखनूर जम्मू कश्मीर अखनूर पलनावाला रोड के स्थित 4 पुल 30 से 300 मीटर तक फैले हुए हैं। और यह कुल 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। BRO के प्रोजेक्ट संपर्क द्वारा निर्मित इन पुलों के सशस्त्र बलों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में आवाजाही करने में काफ़ी सुविधा होगी। इस अवसर पर BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, BRO के जो महानिदेशक हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, ने राष्ट्र निर्माण में BRO के योगदान को रेखांकित किया और निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया तथा इसके साथ ही उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि BRO सरकार द्वारा निर्धारित समय पर राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। इस अवसर पर दिल्ली में थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार एवं BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और साइट पर सेना एवं नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो एक रिपोर्ट थी यह। तो आपको इस रिपोर्ट में इस प्रश्न का आंसर मालूम हो गया होगा। हमारा प्रश्न था आज का, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सामरिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन किया है। तो आंसर है 6 पुलों का उद्घाटन किया है। और अब उपरोक्त इस लेख पर आधारित हम प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। 5 प्रश्न हैं ये हमारे। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन दिया हुआ है, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB और नियंत्रण रेखा LOC के निकट स्थित संवेदनशील सीमावर्ती सड़क क्षेत्रों की सड़कों व पुलों की कनेक्टिविटी में नई क्रांति का सूत्रपात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो बिल्कुल सही कथन है पहला। दूसरा कथन देखिए, BRO इन पुलों को प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत निर्मित किया है, यह भी सही है। दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर दे दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन है, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय मंत्रियों की समूह GOM की 18वीं बैठक आयोजित हुई, बिल्कुल सही है। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के तहत मंगोलिया कंजूर के 108 अंकों का पुनर्मुद्रण करने की योजना आरंभ की है। 4 ऑप्शन हैं, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए हमें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। रिपोर्ट की हेडिंग है, मंगोलिया कंजूर पांडुलिपियों के प्रथम 5 पुनर्मुद्रित अंक जारी किए गए हैं। और यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय का नाम पता लग गया होगा। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के तहत मंगोलिया कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण करने की परियोजना आरंभ की है।
NMM के तहत मंगोलिया कंजूर 5 पुनर्मुद्रित अंकों का पहला सेट 4 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जिसे धर्मचक्र दिवस भी कहते हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भेंट किया। यह आपने अभी सुना होगा। इसके बाद एक सेट संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा अल्पसंख्यक मामले राज्य श्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में भारत में मंगोलिया के राजदूत श्री गोनचिंग गानबोल्ड को सौंपा गया। ऐसी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक मंगोलियन कंजूर के सभी 108 अंक प्रकाशित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धम्मचक्र के दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मंगोलिया कंजूर की प्रतियां मंगोलिया सरकार ने भेंट की जा रही है। मंगोलिया कंजूर का मंगोलिया में काफ़ी सम्मान है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार के अधिदेश के साथ लॉन्च किया गया था। यानी ये फरवरी 2003 से यह परियोजना चल रही है। मिशन का एक उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना, जिससे कि उनमें प्रतिष्ठापित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमाने पर आम लोगों के प्रसारित हो सके। इस योजना के तहत मंगोलिया कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण के कार्य मिशन द्वारा आरंभ किया गया। ऐसी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक मंगोलियाई कंजूर के सभी 108 अंक प्रकाशित कर दिए जाएंगे। यह कार्य विख्यात प्रोफेसर लोकेश चंद्रा के पर्यवेक्षण के तहत किया जा रहा है। 108 अंकों का बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ मंगोलिया कंजूर मंगोलिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। मंगोलिया भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द होते हैं। मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इसका काफ़ी सम्मान किया जाता है तथा वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं तथा एवं धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं। मंगोलिया में लगभग प्रत्येक बौद्ध मठ में कंजूर को रखा जाता है। मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा में अनुदित किया गया है। कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है। मंगोलिया कंजूर मंगोलिया का एक सांस्कृतिक पहचान उपलब्ध कराने का स्रोत है। समाजवादी अवधि के दौरान काष्ठ चित्रों को जला दिया गया था और मठ अपने पवित्र ग्रंथों से वंचित हो गए थे। 1956-58 के दौरान प्रोफेसर रघुवीरिया ने दुर्लभ कंजूर पांडुलिपियों की एक माइक्रोफिल्म प्रति प्राप्त की और उसे भारत लेकर आए और 108 अंकों में मंगोलिया कंजूर भारत में 1970 के दशक में राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रोफेसर लोकेश चंद्रा द्वारा प्रकाशित किया गया। अब वर्तमान में संस्करण का प्रकाशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक अंक में कंटेंट की एक सूची है जो मंगोलिया में सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करती है। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक परस्पर संबंध सदियों पुराने हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा आरंभिक ईस्वी के दौरान ले जाया गया। इसके परिणाम स्वरूप आज मंगोलिया में बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक प्रभुत्व है। भारत में 1955 में मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। तब से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध एवं नई ऊंचाई तक पहुंच गए। अब भारत सरकार द्वारा मंगोलिया सरकार के लिए मंगोलिया कंजूर का प्रकाशन भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक सिम्फनी के प्रतीक रूप में कार्य करेगा तथा उनके आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों और आगे ले जाने का योगदान करेगा। तो एक रिपोर्ट थी, थोड़ी भारी भरकम रिपोर्ट है। आपको अगर समझ नहीं आई तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 था, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के तहत मंगोलिया कंजूर के 108 अंकों के पुनर्मुद्रण की परियोजना आरंभ की है? तो संस्कृति मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, जो कि इसी लेख पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8 है, अभी हाल ही में 9 जुलाई 2020 गुरुवार को संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM के तहत मंगोलिया कंजूर के कितने अंकों को पुनर्मुद्रण करने की योजना प्रारंभ की है? 108 अंकों को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत किस देश के
भारत और किस देश ने संयुक्त उद्यम पन बिजली परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो सही आंसर है भूटान के साथ किए हैं। और आज का फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2 कथन है। पहला कथन, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद त्यागपत्र दिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, जब तक ICC के नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा शशांक मनोहर की जगह लेंगे, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर C होगा, दोनों कथन सत्य है। तो डियर फ्रेंड्स, यह था आज 10 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। और साथ ही जल्दी ही प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप SK गुरुकुलम करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।